Welcome to lecture 3 of solution chapter. I am Pankaj Kapadia, BTech IT Delhi, Director IT and Services. Now in this lecture we will first discuss what is vapor pressure. तो सबसे पहला सवाल वही कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका डेफिनेशन कहता है एनी वोलाटाइल, एंड व्हेन आई से वोलाटाइल आई एम टॉकिंग अबाउट इट कैन बी अ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड. Any volatile substance wants to be in equilibrium with its vapor phase. कोई भी volatile substance अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम पे रहना चाहता है. अब volatile किसे कहते हैं? तो volatile कहते हैं उसे जो खुद से वेपराइज हो. वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो खुद से वेपराइज हो. तो कोई भी वोलाटाइल सब्सटेंस चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है. और जब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, द प्रेशर ऑफ द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल सब्सटेंस. कहने का मतलब कि कोई भी वोलाटाइल सब्सटेंस चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है. और जिस समय उसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उस समय उसके वेपर्स का जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर उस सब्सटेंस का, उस वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कहलाता है. अब मैं जरा एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा. मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए जो लिक्विड फॉर्म में है और ये वोलाटाइल है. तो इस ए लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि वो अपने गैस फॉर्म यानी कि वेपर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा. तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा उस समय इस गैस का कुछ तो प्रेशर होगा. इक्विलिब्रियम के समय इस गैस का जो भी प्रेशर होगा उसे कहते हैं इस लिक्विड का वेपर प्रेशर. जैसे अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये सॉलिड भी होता, एग्जांपल के लिए पानी ही ले लीजिए. पानी लिक्विड अपने वेपर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है. अगर पानी सॉलिड फॉर्म में है यानी कि आइस है तो भी वो अपने वेपर से यानी कि वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है. तो जिस समय इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा उस समय इसके वेपर्स का, गैस फॉर्म का जो भी प्रेशर होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड. अगर पानी है तो वेपर प्रेशर ऑफ आइस. और यहां पर जो भी इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर होगा, अगर ये पानी है तो ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लिक्विड जो कि इसका प्रेशर होगा. अब जरा याद कीजिए, चैप्टर हम लोग पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम के एंगल से देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो चीज आपको दिख रही है इक्विलिब्रियम पे इसका वेपर प्रेशर, इसका जो पार्शियल प्रेशर है यही वेपर प्रेशर है. और देखा जाए तो इस रिएक्शन का केपी यही होगा. अगर आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े हैं तो आप केसी और केपी से परिचित होंगे. तो इस रिएक्शन का वास्तव में जो केपी है वही है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड. एंड सिमिलरली इस रिएक्शन का भी जो केपी होगा वही होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड. यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वेपर प्रेशर जो है वो है क्या? तो कोई भी वोलाटाइल सब्सटेंस चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है. और जिस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उस समय जो वेपर्स का प्रेशर होगा वही कहलाएगा उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर. और अगर हम इसको इक्विलिब्रियम के नजरिए से देखें तो एक तरह से ये इस रिएक्शन का जो केपी होगा वही कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड. और इस रिएक्शन का जो केपी होगा वही कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड. नाउ अगर आपको अब जैसा कि आपको पता है, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, जिनको भी 11th में हमने मुझसे पढ़े होंगे लोग या इन जनरल भी जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, कि ये जो केपी होता है, केसी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो भी टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा. और अगर आपको याद हो वान हॉफ इक्वेशन हम लोग वहां पढ़े थे,
कि जहां पर हम लोग टेम्परेचर के साथ केपी और केसी का वेरिएशन कैसे होता है उसके बारे में, तो हम पढ़े थे ln ऑफ केपी अपॉन केपी2 अपॉन केपी1 इज इक्वल टू del h अपॉन r 1/t1 माइनस 1/t2, जहां पर केपी1 केपी2 होता था केपी एट टेम्परेचर T2 एंड केपी एट टेम्परेचर T1। तो इस रिलेशन के तहत केपी की वैल्यू वेरी करती थी। यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई करें सेम कॉन्सेप्ट, तो जो हमारा वान हॉफ इक्वेशन होता था जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केपी के बारे में कहता था, वो वास्तव में केपी की जगह रिप्लेस हो जाएगा वेपर प्रेशर से। तो हम कह सकते हैं ln ऑफ P2 अपॉन P1, जहां पर P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 और P1 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, इट इज इक्वल टू डेल्टा H एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन अपॉन R गैस कांस्टेंट 1/T1 माइनस 1/T2। वान हॉफ इक्वेशन का ही एक रिफाइंड वर्जन है जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज हो रहा है। इसी का नाम है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो बताता है कि कैसे टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर वेरी करता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इस रिलेशन तक पहुंचते हैं कि d ln ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज होगा। जैसे अगर सॉलिड्स का एग्जांपल लें तो डेल्टा H की जगह एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज होगा, और अगर लिक्विड का एग्जांपल लें तो डेल्टा H की जगह डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन यूज होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यूज होगा। और हम सब जानते हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो लॉग ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इट विल बी अ पॉजिटिव स्लोप एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे वो लिक्विड का वेपर प्रेशर हो चाहे वो सॉलिड का वेपर प्रेशर हो। अब इसमें एक बात और खास बात सोचने लायक है कि सेम सब्सटेंस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर और आइस की बात करें, सेम सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो उसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमेशा ज्यादा होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से। तो उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा स्टीपली वेरी करेगा। यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और x एक्सिस पे टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स का जो ग्राफ है ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और जो लिक्विड का ग्राफ है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन सॉलिड का ग्राफ ज्यादा स्टीप फंक्शन है और लिक्विड का ग्राफ थोड़ा कम स्टीप है, यानी कि बेसिकली ये स्लोपी है। आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, यह पक्की बात है, लेकिन सॉलिड्स का वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू लिक्विड। और इस चीज का हम जबरदस्त यूज करेंगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कि कैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कम स्टीप और ज्यादा स्टीपली वेरी करता है। इसके बेसिस पर हम कुछ यूज भी करेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। So now we will discuss vapor pressure of volatile liquids। अभी हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात करने जा रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ, जो कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। यानी कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा किसी सॉल्यूशन में, तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। यानी कि लिक्विड फेज में ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाहूं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा मुझे, जिसको मैं यहां पर P0A से डिनोट कर रहा हूं, एंड P0A रिफ्लेक्ट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। P0A रिफ्लेक्ट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब प्योर ए होगा, अगर अकेला ए है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो जब XA की वैल्यू 1 हो जाएगी उस समय जो PA होगा वही क्या होगा, P0A होगा। तो राउल्ट्स लॉ कहता है
कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो कांस्टेंट आएगा इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए या वेपर प्रेशर ऑफ ए। कभी कभी हम लोग इसको सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी कह देते हैं। अब सैचुरेशन वर्ड यूज किया जाए या ना यूज किया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन केवल ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ही है कि वो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो सिर्फ वेपर प्रेशर कहने से भी काम चलेगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर कहने से भी काम चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड फेज में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक कांस्टेंट जो लगाएंगे वो कांस्टेंट होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू पी नॉट ए विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर कोई आपसे वेपर प्रेशर ऑफ बी पूछ दे तो सेम लॉजिक पी नॉट बी एक्स बी, जहां पर पी नॉट बी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी और एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वेपर प्रेशर कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी दोनों हैं, और ए और बी कैसे लिक्विड्स हैं? मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, आपस में मिक्स हो जाने वाले। तो अगर ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं तो वेपर्स में भी ए और बी दोनों होंगे। आप देख सकते हैं कि ब्लैक से मैंने ए को रिप्रेजेंट करना चाहा है और ब्लू से मैंने बी को रिप्रेजेंट करना चाहा है। तो लिक्विड फेज में भी ए और बी दोनों हैं, और कॉन्सिक्वेंटली वेपर फेज में भी ए और बी दोनों होंगे। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, बाइनरी सॉल्यूशन है ये, क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं, दो से अधिक होते हैं तो फिर वो बाइनरी नहीं रह जाता है। फिलहाल अगर मैं दो की बात करूं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर दोनों का सम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर C होता तो पी नॉट सी एक्स सी, अगर D होता तो पी नॉट डी एक्स डी, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब हम ऐड कर सकते हैं। एक खास बात यह है कि सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर 1 आता है। तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B डॉट डॉट मीन्स अगर C D भी है तो C D भी आ जाएगा, सबका सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस एक्सप्रेशन को देख के हमें कहीं ना कहीं हेनरीज लॉ वाली फीलिंग आ जाती है, और हम ऐसा देख सकते हैं कि अरे यहां भी पीए है, यहां भी पीए है, वहां भी मोल फ्रैक्शन की बात की गई है, यहां भी मोल फ्रैक्शन की बात की गई है, यहां पर हेनरीज कांस्टेंट है और यहां पर पी नॉट ए है। तो मैं ये बताना चाहूंगा दो दे माइट लुक अलाइक, दोनों दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हेनरीज लॉ का रॉल्स लॉ से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों में अंतर। यहां जो पीए है ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और यहां जो पीए है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए ओवर अ लिक्विड। ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है और ये गैस का लिक्विड के ऊपर पार्शियल प्रेशर है। दूसरी बात, ये जो XA है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए है इन लिक्विड फेज, जबकि ये जो XA है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड है। तो हालांकि दोनों दिखने में एक जैसा है, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। एक इक्वेशन बात करता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में, और एक इक्वेशन बात करता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। तो इन दोनों को एक जैसा देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दे माइट लुक अलाइक बट दे आर एंटायरली डिफरेंट। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। अब दो बातें मैंने कहा कि जैसे अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना हो, ए लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना हो तो पी नॉट ए एक्स ए, उसी प्रकार बी का निकालना हो तो पी नॉट बी एक्स बी। अगर पूरे सॉल्यूशन का निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी प्लस और भी कोई अगर है तो, और सारे लिक्विड्स के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर 1 आ जाना चाहिए। अब एक चीज में आप इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिए कि अगर मान लीजिए बाइनरी है या उससे ऊपर टर्शियरी है, टेट्रानरी है, तो ऐसे सॉल्यूशन में जो वेपर्स बनेंगे उस वेपर्स में भी ए और बी दोनों होगा। लिक्विड में तो ए और बी दोनों है ही, वेपर में भी ए और बी दोनों होगा। तो
अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, तो आप आंसर कर देंगे पी नॉट ए एक्स ए। अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ बी पूछा जाए तो कह देंगे पी नॉट बी एक्स बी। अगर आपसे पूछा जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो आप कह देंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, प्लस अगर सी डी है तो उसके हिसाब से ऐड कर देंगे। लेकिन एक्स ए और एक्स बी हमें क्या दे रहा है? कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज, कि मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड में कितना है और मोल फ्रैक्शन ए का वेपर में कितना है। लेकिन जो यहां वेपर में नहीं, मोल फ्रैक्शन बी का लिक्विड में कितना है। लेकिन जो यहां वेपर कलेक्ट हुआ है, इस वेपर में भी ए और बी दोनों है। तो अगर इस वेपर फेज में आपसे कोई पूछे कि ए और बी का कंपोजिशन क्या है, यानी कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना कितना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैं यहां एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं YA। YA मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज। आई रिपीट वंस अगेन, यहां एक लिक्विड है, लिक्विड में भी A और B दोनों हैं, तो उस लिक्विड के अंदर A और B का जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने XA और XB से डिनोट किया है। जो यहां वेपर कलेक्ट हुआ है, चूंकि A और B दोनों वोलेटाइल है, तो इस वेपर में भी A और B दोनों कंपोनेंट्स होंगे। तो वेपर फेज में यदि आपसे पूछे कि इस वेपर फेज का कंपोजिशन क्या है, मतलब कि इस वेपर फेज में कितना A और कितना B है, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको यहां यूज करना होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा गैसियस स्टेट, उसमें आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि किसी भी गैस मिक्सचर में किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन होता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो अगर मुझे इस मिक्सचर में, जो गैसियस मिक्सचर है, जो वेपर का वाला मिक्सचर है, उसमें A और B का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो A के मोल फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ A हम अभी निकाल चुके हैं P नॉट A एक्स ए, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी हम निकाल चुके हैं P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो उस प्रकार हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज भी निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन की सहायता से अगर लिक्विड में कंपोजिशन हमें पता हो तो वेपर में कंपोजिशन निकाल सकते हैं, अगर वेपर में कंपोजिशन पता हो तो लिक्विड में कंपोजिशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपसे कोई कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, तो आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B विच इज इक्वल टू P नॉट B एक्स बी डिवाइडेड बाई PS, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। और एक बात और, जैसे लिक्विड में सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर 1 आता था, वैसे ही वेपर में भी सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर 1 ही आएगा। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस के हिसाब से इसको यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ लिक्विड A एंड 5 मोल्स ऑफ लिक्विड B आर टेकन, मतलब हमने 3 मोल A लिक्विड लिया है और 5 मोल B लिक्विड लिया है। If the vapor pressure of pure A and pure B are 600 and 800 torrs, प्योर A और प्योर B का वेपर प्रेशर 600 और 800 टॉर है, तो कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये बताइए, एंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज, वेपर फेज में A और B का कंपोजिशन कैसा होगा ये बताइए। तो जैसा कि हम राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे, प्योर A का वेपर प्रेशर दिया हुआ 600, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ A जो होगा वो 600 अपॉन 3/8 मोल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 225 टॉर, और वेपर प्रेशर ऑफ B जो होगा वो हो जाएगा 800 इंटू 5/8 विच इज इक्वल टू 500 टॉर। अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 725 टॉर। और अगर A और B का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, तो A का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 29, और 1 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 20 अपॉन 29 विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज। नाउ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो राउल्स लॉ है ये एप्लीकेबल है केवल आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में लेटर ऑन, लेकिन राउल्स लॉ जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एक रिलेशन है जो हम डिराइव कर सकते हैं, YA अपॉन P नॉट A प्लस YB अपॉन P नॉट B
इज इक्वल टू 1 अपॉन PS, वेयर PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे डिराइव कर सकते हैं जरा देखिए, YA अपॉन P0A आ जाएगा पिछले एक्सप्रेशन से XA अपॉन PS, और YB अपॉन P0B क्या आ जाएगा, XB अपॉन PS। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो XA प्लस XB हमारा 1 हो जाएगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ये रिलेशन वैलिड है कि YA अपॉन P0A प्लस YB अपॉन P0B इज इक्वल टू 1 अपॉन PS। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 3 या 4 कंपोनेंट से, तो भी YA अपॉन P0A प्लस YB अपॉन P0B प्लस YC अपॉन P0C प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1 अपॉन PS। तो आप इसको इस फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो सिग्मा YI अपॉन P0I इज इक्वल टू 1 अपॉन PS। ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो आइडियल है वहां वैलिड हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। प्योर A और प्योर B का वेपर प्रेशर 4:5 के रेशियो में है। एंड इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज इज 0.6, A का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.6 है अगर, तो डिटरमाइन द कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज। तो आपको बताना है कि लिक्विड फेज में उसका कंपोजिशन क्या होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि वेपर फेज का कंपोजिशन का फॉर्मूला YA इज इक्वल टू P0A XA अपॉन P0A XA प्लस P0B XB। YA की वैल्यू हम रख देते हैं। ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को P0B से डिवाइड कर देते हैं। तो P0A अपॉन P0B हो जाएगा 4/5, यहां भी 4/5, और XB की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन X, 1 माइनस X। तो इस एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल है XA। आप सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, तो XA आ जाएगा 15/23, और अगर XA आ गया 15/23 तो XB आ जाएगा हमारा 8/23। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द लिक्विड फेज। नाउ वी विल डिस्कस वेपर प्रेशर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया A और B का, और मिक्स नहीं होने वाले लिक्विड्स 3 तरह से हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए नीचे में A है और ऊपर में B है, सरफेस पे A का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो यहां जो वेपर बनेगा उसमें A का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वेपराइज होने के लिए सरफेस होना जरूरी है। तो यहां पर जो प्रेशर आएगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो वो केवल P0B होगा, क्योंकि वो एक तरह से वो प्योर B है, नीचे वाला A उसके लिए है ही नहीं। अच्छा, अगर दूसरा एग्जांपल लें जिसमें B नीचे है और A ऊपर है, उस केस में यहां जो वेपर आएगा उसमें केवल A होगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ प्योर A। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा P0A के बराबर। अब कभी कोई ऐसा मिक्सचर हम ले लेते हैं इमिसिबल लिक्विड्स का जिसके सरफेस पे A और B दोनों हो, किसी तरीके से हमने उसको मिक्स कर दिया। मान लीजिए ऑयल और पानी है, उसको मिक्स किया, हालांकि आपस में इमिसिबल होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमने स्टेयर करके कुछ किया जिससे कि सरफेस पे कुछ पानी का मॉलिक्यूल भी आ गया और कुछ तेल का ही मॉलिक्यूल आ गया। तो चूंकि वो इमिसिबल है, तो एक तरह से A अपना अलग खेल खेलेगा और B अपना अलग खेल खेलेगा। तो इसमें A के मॉलिक्यूल्स भी वेपराइज होंगे और B के भी वेपराइज होंगे, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो P0A प्लस P0B, यानी कि एक तरह से दोनों प्योर सब्सटेंसेस के वेपर प्रेशर का सम हो जाएगा। ये इमिसिबल, वो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनकी कहानी। अब अगर हम बात करें एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे हम समझते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, क्यों होता है लोअरिंग। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर घटेगा। कैसे घटेगा आप जरा देखिए। When a non-volatile, NV बोले तो non-volatile, when a non-volatile solute is added to a volatile liquid, the vapor pressure decreases। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी volatile liquid में यदि हम एक non-volatile solute डालते हैं, मान लीजिए कि यहां पर एक सॉल्वेंट है B जो कि volatile liquid है, इसमें हम non-volatile solute डालते हैं, तो non-volatile solute के डालने से वेपर प्रेशर घटता है। कैसे घटता है जरा देखिए। जब तक हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाले थे, ये प्योर सॉल्वेंट था, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अगर मैं इसको सॉल्वेंट को B कह रहा हूं और सॉल्यूट को A कह रहा हूं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा PS बराबर P0B, विच इज इक्वल टू
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। नाउ अगर हम इसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो चूंकि ए जो है वो नॉन वोलेटाइल है तो वो खुद से तो वेपराइज होगा नहीं, यानी कि वेपर्स में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। उल्टा अब चूंकि सॉल्यूशन में ए और बी दोनों हैं तो उसने बी के मोल फ्रैक्शन को घटा दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो पीबी हो जाएगा और पीबी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट बी एक्स बी। तो हुआ क्या कि ए के आने से ए ने तो कोई वेपर में कंट्रीब्यूशन किया नहीं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, ऑन एट द सेम टाइम उसने बी के मोल फ्रैक्शन को घटा दिया, यानी कि जो बी का प्रेशर पहले पी नॉट बी हुआ करता था अब वो बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी से कम हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्स बी की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी अगर उसमें ए मिला हुआ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट बी था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट बी एक्स बी है। तो कितना वेपर प्रेशर घटा? व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? सो दिस इज पी नॉट बी माइनस पी एस, पहले जितना था माइनस अब जितना है। अगर हम घटाते हैं पी एस की जगह पे पी नॉट बी एक्स बी लिख देते हैं और 1 माइनस एक्स बी को हम एक्स से लिख देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा? जो लोअरिंग हुआ अपॉन इनिशियल कितना था। अगर हम ये रेशियो लेते हैं तो सिंपल बचता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये बराबर हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जगह पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब कभी कभी किसी किसी किताब में दिया रहता है, आमतौर पर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख देता है। वो क्यों होता है? वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है कि जब Na की वैल्यू Nb के मुकाबले बहुत ही कम हो, यदि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट से बहुत ही कम हो तो Na प्लस Nb को हम लोग अप्रोक्सीमेटली Nb लिख देते हैं। तो आमतौर पर हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है। बच्चे आमतौर पर फॉर्मूला रट लेते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आप पढ़ेंगे, आप इसको मोल फ्रैक्शन ही लेंगे। यदि कभी जरूरत पड़े तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो याद कीजिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वांट ऑफ फैक्टर। यहां पर वांट ऑफ फैक्टर का भी रूल आ जाएगा। तो जो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, ये बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वांट ऑफ फैक्टर अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वांट ऑफ फैक्टर प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये वांट ऑफ फैक्टर क्यों आया, कैसे आया, अभी हम जस्ट आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। सो वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। जैसे मान लो कि 10 मोल पानी है, उसमें हमने 2 मोल यूरिया डाला और यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो कि बराबर हो जाएगा 2/2 + 10 इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 10 मोल पानी में 0.02 मोल ग्लूकोज डाला है तो अगेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा 0.02 अपॉन 0.02 + 10। अब यहां पर वो वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि चूंकि सॉल्वेंट के मोल्स की तुलना में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम है, तो आप 0.02 को 10 में ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सीधा 0.02 अपॉन 10 भी कर सकते हैं। तो आंसर लगभग 0.002 ही आएगा। अगर आप इसको 10.02 भी करेंगे, एक्चुअल तो 10.02 ही होना चाहिए, लेकिन अगर 10.02 भी करेंगे तो आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हैं। अब लेकिन जो मैं वांट ऑफ फैक्टर की बात कर रहा था उसका एग्जांपल देखिए। अज्यूम कीजिए कि आपने 8 मोल पानी में 2 मोल NaCl डाला। तो अगर आप फॉर्मूला लगाने चलते हैं P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो होना चाहिए 2/2 + 8, 2/2 + 8, यानी कि ये 1/5 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है मैं एक्सप्लेन करता हूं।
वास्तव में आपने तो 2 मोल NaCl डाला, लेकिन पानी में जाते ही वो NaCl रहा ही नहीं, वो Na प्लस और Cl माइनस हो गया। यानी कि जो 2 मोल NaCl था वो एक्चुअल में 2 मोल Na प्लस और 2 मोल Cl माइनस हो गया। इसका वन ऑफ फैक्टर आएगा 2। यानी कि एक्चुअल में इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट 8 मोल है पानी, और 2 मोल Na प्लस और 2 मोल Cl माइनस, टोटल सोल्यूट 4 मोल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो हम निकालेंगे वो वास्तव में हो जाएगा 4/4 प्लस 8, जो कि आ जाएगा 1/3। तो ये 4 कहां से आया? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे देगा, और इसी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो आंसर एक्चुअल में आना चाहिए 1/3, जो कि अब यहां पे देखिए क्या आ रहा था 1/5। तो ये गलती हो सकती है, इसलिए कभी भी, चूंकि ध्यान रखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे हम 1/2 फैक्टर को कंसीडर करेंगे ही करेंगे, बिना 1/2 फैक्टर के हम इस बात को याद रखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 1/2 फैक्टर के कंसीडरेशन में जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 is equal to number of moles of solute into 1/2 factor upon number of moles of solute into 1/2 factor plus number of moles of solvent। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नई चीज हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमारा वेग डेफिनेशन कहता है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज और गैसियस फेज इक्विलिब्रियम में हो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, ये गलत डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो वास्तविकता ये है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कह लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब यह है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर पानी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। अब इस पे 2-3 चीजें आप रियल लाइफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हाई एल्टीट्यूड्स पे पानी लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। क्यों? अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पानी को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, उससे कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है, और इसलिए उसी टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो जाएगा जितना कि उसका वेपर प्रेशर वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा उसके बराबर हो जाए। तो लेट अस अज्यूम यहां से हम मनाली गए और मनाली में 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होके 0.9 एटमॉस्फेयर है, तो पानी तभी बॉयल हो जाएगा जिस समय प्योर पानी का वेपर प्रेशर 0.9 एटमॉस्फेयर होगा, जो टेम्परेचर डेफिनेटली 100 से कम होगा, क्योंकि 100 पे तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो 0.9 उससे कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है। प्रेशर कुकर में नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से काफी ज्यादा होता है। मैं लेट अस अज्यूम एक एग्जांपल लेता हूं कि एक प्रेशर कुकर 2.5 एटमॉस्फेयर तक के प्रेशर को झेल सकता है। इसका मतलब कि उसके अंदर जो भी सब्सटेंस होगा पानी, वो बॉयल होगा तब जब उसका वेपर प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो लेट अस अज्यूम 100 डिग्री पे तो पानी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो 2.5 एटमॉस्फेयर होने के लिए टेम्परेचर डेफिनेटली ज्यादा होना पड़ेगा। यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी बॉयल होगा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। हम मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर हो जाता है। इसका मतलब कि प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना पक रहा है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा, और इसीलिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पक रहा है। जबकि नॉर्मल अगर हम पतीले में खाना बनाते हैं तो उसमें वो 1 एटमॉस्फेयर पे ही बॉयल होगा, यानी कि 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको किसी खाना को पकाने के लिए 10 मिनट गर्म करना पड़ रहा है, तो अगर हम 120 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं तो उसमें हमको हो सकता है 7 मिनट में मेरा काम चल जाए। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अब एक और सवाल हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर when a volatile solute is added to a volatile liquid। मतलब अभी हमने जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हमने देखा
कि जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल लिक्विड में तो वेपर प्रेशर घटता है। तो अब मेरा सवाल यह है कि अगर हम एक वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे किसी वोलेटाइल लिक्विड में तो वेपर प्रेशर का क्या होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा? तो अभी हम उसको जस्ट देखते हैं। अगर तो मुझे लगता है कि मिटाने में ठीक नहीं लगेगा इसलिए। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड में कोई वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा। तो लेट अस अज्यूम कोई वोलेटाइल लिक्विड है बी, वो इनिशियली प्योर बी है तो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बी। अगर उसमें कोई वोलेटाइल सब्सटेंस ए डालते हैं, कोई वोलेटाइल सोल्यूट ए डालते हैं, तो चूंकि ए भी वोलेटाइल है बी भी वोलेटाइल है तो उसका जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख लूं तो ये टर्म हमारे पास आ जाता है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब अगर मैं चेंज इन वेपर प्रेशर की बात करूं तो फाइनल वेपर प्रेशर माइनस इनिशियल वेपर प्रेशर, इसको इधर लेते आएंगे तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब ये जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है यदि पी नॉट ए पी नॉट बी से ज्यादा हुआ, ये नेगेटिव भी हो सकता है यदि पी नॉट ए पी नॉट बी से कम हुआ, और ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है यदि पी नॉट ए पी नॉट बी के बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर सोल्यूट मोर वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, अगर लेस वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर घटाएगा, और अगर इक्वली वोलेटाइल हुआ तो वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे यहां पे, जो कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसमें एक टर्म छूट गया है टेम्परेचर का, एट 373 केल्विन। तो कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 373 केल्विन इज 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कैलकुलेट मोलालिटी। तो यहां पर अब वेपर प्रेशर का रिलेशन तो मोल फ्रैक्शन से है और हमें निकालना मोलालिटी है। तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन होता है मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब हमें पी एस तो गिवन है 750, लेकिन हमें पी नॉट नहीं पता। लेकिन आपको यहां पर यह कॉन्सेप्ट यूज करना है कि 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बेशक आपको यहां पर पी नॉट की वैल्यू नहीं गिवन हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री पे पानी का, प्योर पानी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो पी नॉट की वैल्यू 760 हो जाएगी, रख देंगे, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पानी है तो 18 आ जाएगा। यहां से आप मोलालिटी सॉल्व कर सकते हैं।